तो दोस्तों इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है दोस्तों आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम जो है कक्षा 10वीं जो आपका एनसीईआरटी के जो प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्न उत्तर को आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न एक है उसमें 5 खंड दिए हैं जिसमें आपको टिप्पणी करना है। तो वो टिप्पणी जो करने वाला जो रहा है उसको हमने 2 वीडियो में उन सभी 5 प्रश्नों को हमने टिप्पणी कर दिया है। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका क्या उत्तर लिखेंगे और कैसा उत्तर लिखेंगे यदि पेपर में आ जाएगा तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्तर। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय एकता और पहचान को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने राजशाही की जगह गणराज्य की स्थापना की। यानी जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है, क्योंकि हर देश में कहीं ना कहीं क्रांति हुई, जैसे भारत में भी क्रांति हुई, भारत में भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। आमतौर पर देख सकते हैं भारत में 1857 की क्रांति हुई स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए भारत में, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए। इन्होंने कहीं ना कहीं अधिकारों के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से क्या किया, क्रांति किया। तो अन्य देशों में भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने देश में सत्ता परिवर्तन बदलाव के लिए या स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए क्रांति किए हैं। तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता यानी हमारा राष्ट्र मजबूत रहे, अखंड रहे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहे ताकि कोई दूसरा देश उस पर अपना संप्रभु ना जमा सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए कि हमारा राष्ट्र इतना मजबूत हो कि बाहरी देशों का हमको दबाना झेलना पड़े या हमारा देश अंदर से ही टूट कर बिखर ना जाए। इसके लिए आंतरिक रूप से बाहरी रूप से अनेक कदम उठाए। उनमें से सबसे पहला कदम जो रहा वो रहा राजशाही की जगह पे गणराज्य की स्थापना करना। अब यहाँ पे शब्द है राजशाही, यानी राजाओं की शासन को समाप्त कर दो, उसके बाद गणराज्य ला। जैसे भारत क्या गणतंत्र है, हम जो है 26 जनवरी मनाते हैं, 26 जनवरी लिखते हैं ना गणतंत्र दिवस की। भारत क्या एक गणतंत्र देश है, ठीक है। अब 15 अगस्त मनाते हैं यानी भारत उस दिन स्वतंत्र हुआ। तो भारत एक तरह से गणतंत्र देश है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है भारत। जैसे भारत हम अपने जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश का अगर आप आधिकारिक नाम देखें तो इसका भारत नाम नहीं है और ना ही इसका नाम इंडिया है। भारत का यदि आप आधिकारिक नाम देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यानी भारत गणराज्य आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी अपना यदि पासपोर्ट बनाएंगे तो पासपोर्ट पर कभी भी आपको इंडिया शब्द देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कभी आपको भारत शब्द देखने को मिलेगा। उस पर आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, यानी भारत गणराज्य आपको देखने को मिलेगा। उस पर आपको एक तरह सूचना भी देखने लगेगा कि भारत गणराज्य द्वारा। उस पर भारत शब्द का प्रयोग नहीं होता, उस पर पूरा शब्द लिखा जाता है भारत गणराज्य। तो जो हमारा देश है उसका जो आधिकारिक नाम है, उसका आधिकारिक नाम होता है भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसको हम सब में इंडिया या हम भारत उसको कहते हैं। और एक बात और जानिए, जो भारत है, जो कि हमारा देश रिपब्लिक है, इसलिए भारत कोई भी कार्य करता है या जो विदेशों से कोई भी व्यापार हुआ, समझौता हुआ, संधि हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो कागजी जो दस्तावेज होते हैं उसका जो उस पर जो नाम लिखा रहता है वो केवल इंडिया या भारत शब्द नहीं होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है या हिंदी में भारत गणराज्य शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत का एक लोकतंत्र है, भारत का एक गणतंत्र है। भारत में क्या है, राजाओं या महाराजाओं का शासन नहीं है, बल्कि भारत में जनता का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। इसलिए भारत भी अपने गणतंत्र है, इसलिए हम गणतंत्र देश मनाते हैं। और भारत का आधिकारिक नाम के आगे आपको रिपब्लिक अंग्रेजी में और हिंदी में गणतंत्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसका आप उदाहरण आप पासपोर्ट देख सकते हैं, उस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजशाही की जगह पर उन्होंने क्या गणतंत्र की स्थापना की और नागरिकों को समान अधिकार दिए, स्वतंत्रता दिए और बंधुता का अधिकार
दिया है, यानी ऐसे कुछ अधिकार दिए हैं जिससे नागरिक समानता का अधिकार महसूस सके। असमानता क्यों? देखिए दोस्तों, उस दौर में क्या होता था, जितने भी लोग तो होते थे सबकी आर्थिक स्थिति नहीं होती। उस समय ऐसा था, किसी को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त था कि आप इस जाति में इस वर्ग में जन्म ले लो तो टैक्स देना नहीं रहेगा। उल्टा उनको टैक्स लेने का अधिकार दे दिया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे जाति में जन्म ले ले तो उसको टैक्स लेने का अधिकार है कि आप जाओ दूसरों से टैक्स लो। और कोई वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो दूसरे जाति में जन्म ले तो उसको टैक्स ज़्यादा देने का अधिकार था क्योंकि आप इस जाति में जन्म लिए हो। तो इस तरह से आर्थिक असमानताएं थी, राजनीतिक असमानता थी, सामाजिक असमानताएं थी, स्वतंत्रता नहीं था। उस समय दास प्रथा, गुलामी, इस तरह की चीज़ें होती थी, बेगारी काम लिया जाता था और बंधुत्व जैसा भी भाईचारा कुछ ऐसा नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे उन लोगों ने क्या अधिकार दिया कि आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुता हो, जिससे सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। और इन्होंने कब किया? आज से 200 से लेकर 250 साल पहले उन्होंने किया। जो आज फ्रांस, यूरोप, जर्मनी को जो आज विकसित देखते हैं, उन्होंने 200 साल पहले, 250 साल पहले ये कार्य करना प्रारंभ किया। जो आज हम कर रहे हैं, उन्होंने उसको 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले कर चुके हैं। तो सोचो दोस्तों, जो 300 साल पहले अपने देश में किया हो उसको आज हम कर रहे हैं, तो वो सौभाग्य से बात है, वो हमसे आगे ही रहेंगे। तो उनको अपने देश का विकास करने में 10 साल नहीं लगा, 20 साल नहीं लगा, उनको भी अपने देश का विकास करने में 200 से 300 साल लगे, तब वो विकसित देश है। तो भारत को भी कहने का अपने देश को विकास करने में 250 साल, 300 साल लगेगा, तब जाकर उनके बराबरी हम कर पाएंगे। ये 50 साल में, 70 साल में नहीं होने वाला है। ठीक है। तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर फ्रांसीसी भाषाओं को पूरे देश की एकमात्र भाषा घोषित किया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को तो थोड़ा प्रोत्साहन दिया, लेकिन एकजुट हो सके इसलिए फ्रांसीसी भाषा जो बहुमत की भाषा थी, उन्होंने क्या एकमात्र भाषा घोषित किया, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता बनी। और उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, जिससे भाषा के आधार पर वो क्या बटे हुए थे, तो सबकी एक भाषा बनाकर एक भाषा घोषित किया जो हर कॉमन व्यक्ति बोल सकता था, जिससे सभी लोग क्या एक महसूस करें। इसके अलावा नए राष्ट्रगान, उन्होंने राष्ट्रगान बनाया, एक गीत जिससे सभी लोग महसूस कर सके। राष्ट्रीय झंडे बनाए गए, राष्ट्रीय झंडे बनाए, राष्ट्रध्वज बनाया गया, राष्ट्रीय गान बनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया। जिसे देख सकते हैं कि भारत का अपना राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है। क्यों सब राष्ट्रीय है? ताकि सभी लोग क्या आपस में एक महसूस कर सके। इस वजह से इन राष्ट्रीय चीजों को बनाया जाता है, प्रतीकों को अपनाया गया। उन्होंने एकीकृत शिक्षा प्रणाली की भी शुरू की कि सभी देश में क्या एक ही शिक्षा प्रणाली हो, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग शिक्षा प्रणाली हो। जैसे शिक्षा व्यवस्था जो है देखा जाए तो पहले एक तरह से क्या था, हमारे भारत में देखें जो शिक्षा है वो समवर्ती सुसीमा है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसमें देख सकते हैं कि आपको सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड भी देखने को मिलेगा और अलग अलग राज्यों का अपना स्टेट बोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया शिक्षा पर भी एक तरह से शिक्षा पर भी एक तरह से काम किया। ठीक है। एक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिससे सभी नागरिकों को एक जैसा शिक्षा मिली और राष्ट्र के प्रति भावना मजबूत हुई। इस बात का उन्होंने विशेष रूप से काम किया। अब देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों को राष्ट्र का गौरवशाली से जोड़ा। जितने भी ऐतिहासिक स्मारक थे जो कहीं ना कहीं उसे इतिहास उनका जोड़ा, उसको गौरवशाली रूप से उसको जोड़ा गया और नए कैलेंडर की शुरुआत की गई। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य था कि लोगों को अपने फ्रांस का नागरिक और जितने भी सारे प्रयास किए गए, राष्ट्रीय चिन्ह, शिक्षा, अन्य विकासात्मक कार्य, अधिकार देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, इसका एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस के जितने भी लोग हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सब एक आपस में सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या आपस में एक हम महसूस करें, अलग अलग नाम महसूस करें और सभी लोग ये माने कि हम फ्रांस के नागरिक हैं और फ्रांस एक देश है। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस का नागरिक माने ना केवल कि वो अपने क्षेत्र या समुदाय का हिस्सा है, ऐसे बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया जिससे क्या फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में मजबूत हुआ। तो ये जो आपका प्रश्न था कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या उपाय या क्या कदम उठाए जिससे लोगों को एक रूप में बांधा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, मार्सियस और जर्मानिया कौन थे? यानी यहाँ पर दो देखिए शब्द दिया है कि मार्सियस और जर्मानिया कौन थे। तो देखिए दोस्तों ये कौन थे,
और जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था। देखिए दोस्तों, ये दो तरह की मूर्तियां थी जो कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मन से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीय भावना को प्रचार करना। तो उसके बारे में पूछा गया कि कौन थे, इनका क्या महत्व। तो देखते हैं, मार्सियस और जर्मनिया दोनों स्त्री आकृति थी, यानी ये मार्सियस और जर्मनिया दोनों क्या एक महिला की एक तरह से आकृति है, जिसे आप भारत में देख सकते हैं कि एक महिला आपको देखने को मिलेगी, न्याय की देवी, जिसके आग पर आपको पट्टी देखने को मिलेगा और एक हाथ में तराजू और जबकि दूसरे हाथ में क्या आपको तलवार देखने को मिलता होगा, जो कि वो पुराना मॉडल हो गया है। भारत सरकार ने क्या उसको संशोधित करते हुए जो न्याय की देवी थी उनके आंखों पर से क्या पट्टी को उतार दिया और जो एक हाथ में जो तलवार था उस तलवार को हटाकर उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में संविधान पकड़ा दिया। तो एक तरह से क्या वो न्याय की देवी ही उनको कहा जाता है। तो कुछ इसी प्रकार जर्मन और फ्रांस में भी इस तरह की कुछ देवी रहती थी जो स्वतंत्रता समानता अधिकारों को व्यक्त करती थी। क्रमशः फ्रांस और जर्मनी ने राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। क्रमशः क्या फ्रांस ने और जर्मनी ने इस तरह के मूर्तियों का प्रयोग किया, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को दिखा सके हम राष्ट्र हैं और अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सके। तो देखिए, मार्सियस को फ्रांस का स्वतंत्रता, जो मार्सियस तरह की मूर्ति थी उसको फ्रांस की स्वतंत्रता के रूप में, गणतंत्र के रूप में और राष्ट्रीय भावना को प्रतीक बनाया गया कि इस मूर्ति का एकमात्र उद्देश्य था कि एक ही मात्र उद्देश्य था कि जो फ्रांस है वो क्या स्वतंत्र है, किसी देश के अधीन नहीं है। फ्रांस क्या गणतंत्र है, किसी भी राजा का शासन नहीं है और फ्रांस में राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय भावना है। इसको बताने के लिए उन्होंने इस मूर्ति का उन्होंने प्रयोग किया। उसे अक्सर स्वतंत्रता की टोपी, यानी उसे स्वतंत्रता की टोपी यानी फिजियन कैप, जो देवी देखेंगे उनको सर पे आपको लाल इस तरह का आपको टोपी देखने को मिलेगा। जो टोपी लाल टोपी होता है वो स्वतंत्रता को दिखाता है और तोलन का तराजू और तलवार के साथ दर्शाता है। उसके साथ तोलन का तराजू जो न्याय के लिए दिखाता है और तलवार को भी एक तरह से उन्होंने दर्शाया है, स्वतंत्रता समानता इस सभी चीजों के लिए। आगे देखिए, जर्मनिया को जर्मनी का राष्ट्रीय भावना का प्रतीक दिखा और जर्मनिया को क्या जर्मनी का राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनाया गया है, जिसमें वो कवच पहन, जिसमें जो मूर्ति होती है महिला कवच पहनी होती थी, तलवार होता था, ओक की माला होता था और काले लाल व सुनहरे रंगों के साथ चिन्हित होती थी। इन चित्रों का महत्व यह था कि मूर्त राष्ट्र को एक मूर्त रूप में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए दो शब्द है, एक आया है मूर्त शब्द और दूसरा आया है एक अमूर्त शब्द है, एक मूर्त शब्द है। अमूर्त और मूर्त में क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है वो ऐसी चीजें जो साकार किया जा सकता है और अमूर्त का मतलब वो चीजें जिनका साकार होना संभव नहीं है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे देशों में या पूरे विश्व में पहले क्या था, राजाओं महाराजाओं का एक तरह से शासन था। जब इनके शासन को हटाया गया, जब गणतंत्र लाया गया, जब लोकतंत्र लाया गया, तो उस समय से ये अमूर्त विचारधारा था। लोगों का मानना था कि कई हजार सालों से जब राजाओं महाराजाओं का शासन चल रहा था, जब सामंतों का शासन चल रहा है, तो ऐसी व्यवस्था आ ही नहीं सकती कि इनको शासन को हटाकर हम लोकतंत्र लाए, चुनाव हो, संविधान हो, संसद हो, ये आ ही नहीं सकती। तो उस समय जो विचार था, कैसा विचार था? एक अमूर्त विचार था राष्ट्र का, कि ऐसा संभव नहीं है कि 2000 साल से 3000 साल से कहाँ राजा महाराजाओं का शासन था। आप बोलते हो कि राजाओं का शासन को उखाड़ कर फेंको, चुनाव करवाओ, हमारे प्रतिनिधि क्या करे, देश को चलाए। उस समय इस अमूर्त विचार माना जाता है। अमूर्त मतलब जिसका संभव होना कठिन है, असंभव है। लेकिन बाद में जर्मनी ने संघर्ष किया, उनके क्रांतिकारियों ने प्रयास किया और इस अमूर्त विचारधारा को मूर्त में बदल दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, संभव हो सकता है कि राजाओं के शासन को हटाया जा सकता है और लोकतंत्र गणतंत्र लाया जा सकता है। तो अमूर्त विचारधारा को मूर्त में उन्होंने बदला और ये मूर्ति कहीं ना कहीं दिखाती है। आगे देखिए, जिसमें सामान्य लोग राष्ट्र के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और जिससे क्या लोगों ने राष्ट्र के रूप से भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। अब ये भावनात्मक रूप क्या है? देखिए, जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी भावना होती है, गुस्सा होता है, प्यार होता है, ईर्ष्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करना, जैसे अभी हाल ही में पिछले 2 वर्षों से आपने देखा कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर चैंपियन ट्रॉफी हुआ, तो जुड़ा, तो उससे आपको एक खुशी हुई। तो वैसे तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव था, तो उससे क्या है, राष्ट्र को मजबूत करता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, अगर आपको कोई आप हैं और आपका जो जुड़ाव हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है कि आपका जुड़ाव और आपकी मम्मी के साथ हो सकता है,
हो सकता है आपका जुड़ाव जो कि बहन के साथ हो सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको गाली दिया माँ और बहनों पर, तो वास्तव में और उसने आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मम्मी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव है, आपकी बहन के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव है, तो उनको गाली देकर क्या करता है, आपकी एक तरफ से भावना को क्या करता है, ठेस पहुंचाता है। फिर आप कहीं ना कहीं हिंसा पर उतर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी के भावनात्मक को ठेस भी पहुंचा सकता है, उसे सम्मान भी दे सकता है। तो फ्रांस के लोगों ने ऐसे बहुत सारे कार्य किया है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की भावना को एक साथ जोड़ा जा सके। तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया और बहुत सारे कार्य किए जिससे राष्ट्रीय भावना क्या जुड़ सके। इससे राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिली इन सभी चीज़ों को करके, और लोगों को राष्ट्र के लिए एकजुट होने में प्रेरणा मिली। इस वजह से कहने के उन लोगों का विकास हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। उत्तर, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। उस समय जर्मनी भी कई सारे छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यानी एक व्यक्ति था, बहुत सारे लोगों ने क्या क्रांतिकारी हुए जिन्होंने क्या किया था, उस जर्मनी के छोटे छोटे रियासतों को एक एकीकरण एक राष्ट्र के रूप में बनाया। उन छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया। तो कैसे हुआ उसको संक्षिप्त में देखिए। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी यानी 1800 ईस्वी में हुआ, लगभग आज से 200 साल पहले हुआ, जिसमें हमारे देखो देश का एकीकरण 75 साल से ज़्यादा समय हुआ एकीकरण हुआ। और कहाँ उनको एकीकरण में 225 साल लगे, कहाँ वो 225 साल पहले अपने राष्ट्र का एकीकरण कर चुके हैं, 250 साल पहले। और काम को केवल 75 साल हुआ है, तो कौन आगे होगा, वो आगे होगा ना, क्योंकि 300 साल पहले वो कर चुके हैं। जो भारत आज कर रहा है वो 250 साल पहले 300 साल पहले ही वो कर चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, वही आगे होंगे, हम कहाँ होंगे। तो 19वीं शताब्दी में उन्होंने एक, जिसमें प्रमुख भूमिका प्रसार ने निभाई, प्रमुख भूमिका प्रसार निभाया। 1848 की क्रांति के दौरान फ्रैंकफर्ट संकट ने जर्मनी का एकता की मांग की थी, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। और उन्होंने एकीकरण के लिए क्या किया था, उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट संसद बनाई थी जिसका उद्देश्य था संविधान बनाना, एक लोकतंत्र लाना, जो कि यह असफल रहा, यह सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है आगे चल के। इसके बाद प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क में, प्रशा के एक प्रधानमंत्री थे और ओटो वान बिस्मार्क ने लौ और रक्त की नीति अपनाई। इसके बाद क्या किया, लौ और रक्त की नीति अपनाई। उन्होंने 3 युद्ध लड़े, 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध, 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और 1870-71 में फ्रांस के विरुद्ध। इन्होंने 3 युद्ध लड़े। 3 युद्धों के माध्यम से क्या किया, फ्रांस का उन्होंने क्या जर्मनी का एकीकरण किया। उन्होंने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण और एक राष्ट्र के रूप में बनाया। तो ऑटो वान बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है जर्मनी के एकीकरण में। जैसे भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमिका रहा, ठीक उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का योगदान रहा। इस युद्ध में विजय के बाद 1871 में वारसाय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा, यानी 1871 में देख सकते हैं क्या जर्मनी का एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह अनेक छोटे राज्यों को विलय करने के सशक्त जर्मन राष्ट्र का निर्माण हुआ। ऐसे सशक्त जर्मन राष्ट्र का निर्माण, यानी 3 युद्धों बड़े पैमाने पर लड़ा गया। ऐसे जो जर्मनी जो छोटे छोटे राज्यों में था, वो छोटे छोटे राज्यों में क्या एक राज्य बना। अब आगे देखते हैं प्रश्न 5वां, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। यानी अपने शासन वाले क्षेत्रों में जो नेपोलियन था असल में एक तानाशाह था, लेकिन उसने कुछ उदारवादी, कुछ जन कल्याणकारी बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जो कानून व्यवस्था था, जिस तरह से उसका रवैया रहा प्रशासन को लेकर, उससे उसको तानाशाह कहा जाता था, क्योंकि वो लोकतांत्रिक चीज़ों पर नहीं चलता था, अपने उसूलों पर चलता, अपनी इच्छा अनुसार चलता है। और जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वो रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के अनुसार ही चलते हैं, जबकि नेपोलियन के लिए कोई विधि मायने नहीं रख सकते, अपने इच्छा अनुसार वो सही गलत देखकर काम करता था, इसलिए कहने को उसको तानाशाह कहा जाता था। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाया, यानी नेपोलियन ने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसने क्या किया, उन सभी क्षेत्रों को बेहतर ढंग से कुशल बनाने के लिए कई प्रशासनिक और कानूनी सुधार अपनाए। कैसे अपनाए, जैसे जब फ्रांस पर नेपोलियन ने कब्जा किया तो फ्रांस को मजबूत करने के लिए, फ्रांस में कानूनी व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कुछ उसने बदलाव किए। क्या बदलाव किया, पहला नेपोलियन संहिता या जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है,
उसने नेपोलियन कोड को लागू किया। अब ये नेपोलियन संहिता क्या था, नेपोलियन कोड क्या था, नेपोलियन संहिता और नेपोलियन कोड के माध्यम से उसने सभी नागरिकों को सामने समानता रखा, यानी सभी नागरिकों के सामने उसने समानता रखा। अब समानता क्यों रखा है, जिसे मैं बता चुका हूँ कि फ्रांस में उस समय बहुत सारे लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि आप इस जाति में जन्म लोगे तो आपको टैक्स नहीं देना, उल्टा टैक्स लेने का अधिकार दे दिया गया था। जैसे पादरी बोल रहे थे उनको टैक्स लेने का अधिकार था। अब बताओ टैक्स देने ना, टैक्स आप उल्टा ले रहे हो, ये कौन सी बात हुई। एक तरह से धार्मिक कर वसूलते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबके सामने कानून का समानता का अधिकार रखा कि सभी लोग समान है, टैक्स सबको देना पड़ेगा और जो गरीब है उनको टैक्स से इस तरह से राहत दिया गया, संपत्ति का अधिकार दिया गया। उस समय जो होता था एक शब्द चलता था, सामंत शब्द चलता था और जमींदार चलता था। उस समय सबके पास जमीनें नहीं होती थी, उस समय सामंत होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, और जो जमींदार होते थे उनके पास 40 गांव, 50 गांव, 100 गांव, 10-10 गांव, इतने बड़े बड़े गांव की पूरी जमीन के वो मालिक होते थे। और उस पर क्या करते थे, दासों से, गुलामों से, नौकरों से, भूमि मजदूरी से काम करवाते थे, उनको थोड़ी कुछ मजदूरी देते थे। यानी उस समय लोग बड़े पैमाने पर खेती ही करते थे, बड़े पैमाने पर पशुपालन नहीं करते थे, और लोगों के पास जमीन नहीं होती थी, क्योंकि उस समय इन लोगों को जमीन रखने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, सबको जमीन दिया कि भाई जमीन का अधिकार या जमीन का संपत्ति का मालिकाना अधिकार सबको होना चाहिए। उसने संपत्ति का अधिकार दिया था। उस समय क्या, संपत्ति हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। जैसे आप हैं, आपके पास पैसा तो आप संपत्ति रख सकते थे, उस समय सबको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इस वजह से अमीर अमीर था, गरीब गरीब था। तो अमीरों को संपत्ति रखने का अधिकार था, कुछ कुछ विशेष जाति धर्म के लोग को ही संपत्ति रखने का अधिकार था, सबको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था कि आप संपत्ति रख ही नहीं सकते थे। तो इसने संपत्ति का भी अधिकार दिया और जन्म आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया कि जिसको जन्म से विशेष अधिकार था कि आप पादरी वर्ग में जन्म ले आओगे, आप सामंती वर्ग में जन्म ले आओगे तो आपको क्या टैक्स नहीं देना है, उल्टा टैक्स इनको, उल्टा लोग इनको टैक्स दे देते हैं। तो इसको इस तरह के क्या विशेष अधिकारों को समाप्त किया, कुछ जनता को अधिकार दिया, समान कानून व्यवस्था लाए। उसके साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने सामंती प्रथा को समाप्त किया, जो सामंती प्रथा था उसको भी समाप्त किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों की उनकी भूमि पर अधिकार दिया, यानी उस समय जमींदार होते थे, उनकी जमींदार जो होते थे वो खेती के मालिक होते थे, जमीनों के मालिक जमींदार होते थे, किसान नहीं थे। और जो किसान होते थे, जो भूमिहीन किसान होते थे, वो जमींदार को खेती पर जाके, भूमि पर जाकर खेती करते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, वो उसने अधिकार दिया, एक तरह से आदेश पारित किया कि जो किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा है वो उसी भूमि का मालिक रहेगा, जमींदार नहीं रहेंगे। तो इस तरह से उसने भूमि का भी अधिकार दिलाया। उसके साथ साथ कर वसूली व्यवस्था को सुधार किया। और क्या किया उसने, एक सेकंड रुक जाइए, और एक सीमा निर्धारित की। उसके साथ साथ सड़कों, डाक यानी सड़कों को, पोस्ट ऑफिस सुधार की, मुद्रा प्रणाली रहे, और शिक्षा में भी उसने सुधार किया। और उस समय देखिए पढ़ने लिखने का अधिकार भी सबको नहीं था। ये भी कि जो शिक्षा का अधिकार था, जो पढ़ने लिखने का अधिकार था ना, वो भी सबको नहीं था। केवल उच्च वर्ग यानी उच्च जाति के जो लोग थे वही पढ़ सकते थे, महिलाएं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। महिलाओं को तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। उच्च जाति में कुछ पुरुष थे, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार था, सबको अधिकार नहीं था। तो उसने भी कुछ सुधार किया कि ऐसा नहीं होगा। और उसने देखिए क्या किया, इन उपायों ने प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत किया, और इन उपायों ने क्या प्रशासन को और केंद्रीकृत किया, व्यवहारिक और पारदर्शिता लाया, जिससे व्यवहारिक और अच्छा काम किया, पारदर्शिता लाया, जिससे उसके प्रशासन को समझा जा सकता था। हालांकि शुरुआत में बताया कि नेपोलियन का एक तानाशाह था। तानाशाह क्यों था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से हर काम करता था, उसके लिए विधि का शासन मायने नहीं रखता। उसको जो लगता था कि ये सही है मैं करूँगा, जिसको लगता था वो सही नहीं वो नहीं करता था, विधि के शासन को आमतौर पर नहीं देखता था। लेकिन उसके सुधारों ने आधुनिक प्रशासन की नींव रखी और कई यूरोपीय देशों ने नई सोच और जागरूकता प्रदान की। और जब उसने इस तरीके से सुधार किया फ्रांस में, तो अन्य देशों के लोगों ने भी मांग किया कि हमारे यहाँ भी इस तरह का क्या सुधार किया जाए, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में यह व्यवस्था थी कि टैक्स हम देंगे नहीं, उल्टा टैक्स लेंगे, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, इनको जो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जब फ्रांस ने सबको देना स्टार्ट किया तो बाकी देशों ने भी मांग किया कि हमको भी चाहिए। तो इसलिए तो इस बात पर कहा गया ना कि जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छिकता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।